नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय सिंह आपका अन अकेडमी के इस मंच पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी। और हम लोग इतिहास विषय के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही एक्चुअली में प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ना। ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मतलब ये किस लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका जो उद्देश्य समझिए, इससे आपको क्या लाभ होगा। देखिए, जो लोग सिलेबस को एक बार पढ़ चुके हैं वो अपना परीक्षण कर लें, एक बात। दूसरा, जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं वो इसलिए देखें, क्योंकि जब आप किताब पढ़ें किसी भी विषय की, या इतिहास विषय की बात कर रहा हूँ तो इतिहास की बात ले लेता हूँ, तो आपको जब आप किसी लाइन को पढ़ के निकल जाएंगे ना, तो अगर आपको क्वेश्चन पहले से आपने देख रखे हैं इस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपका दिमाग वहां पर रुक जाएगा और उस फैक्ट को आपका दिमाग फिल्टर करेगा और अपनी मेमोरी में सेव करेगा। ठीक है। तो कहने का आशय ये है कि आपको पहले से पता होगा कि किताब पढ़ते समय किस तथ्य पर ध्यान देना है। ठीक है। तो इसी उद्देश्य के साथ ये छठा सेशन है इसका। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी आपके लिए क्या कहलाता है, कंप्लीट स्टैटिक सिलेबस कवरेज हो रहा है आपका, डेली न्यूज एनालिसिस हो रही है, करंट अफेयर हो रहा है, एमसीक्यूज हो रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो मिल रहा है, एडिटोरियल मिल रहा है, मतलब कंप्लीट पैकेज आपको इस चैनल पर मिल रहा है। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, जो लोग जानकारी में नहीं है उनकी जानकारी में लाइए, है ना। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको रास्ता देखिएगा, समय लगाइए। एक तरफ समाचार पत्र दिए हैं, अल हिलाल, न्यू इंडिया, तहजीबुल अखलाक और संवाद कौमुदी, तो दूसरी तरफ संस्थापक दिए हैं। तो आपको ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो यहाँ बोल दे रहा हूँ सुमेलित नहीं है, कई बार हड़बड़ी में आप इस नहीं को पढ़ते ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है। तो जरा सा ध्यान दीजिए और मुझे बताइए। ठीक है। परेशान मत होइए, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा ले लीजिए, है ना। मैं समय देख रहा हूँ। ठीक है। मेरी नजर समय पे ही है। आराम से। चार फैक्ट हैं आपके स्क्रीन पर, तीन को अगर आपको पता होने चाहिए। ठीक है। एक्चुअली में पांच फैक्ट हैं, लेकिन पांच नहीं बोल सकते यहाँ पर, है ना। चार ही है। जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए। अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल ठीक है। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, बिल्कुल ठीक है। तहजीबुल अखलाक, ये मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है भाई, ये सर सैयद अहमद खान की है। सैयद अहमद खान की है ये। अगर आपको ये पता हो यहाँ पर कि तहजीबुल अखलाक किसकी है, तो भी आपका आंसर निकल आएगा, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर ये बात कही थी। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, अगर आप ठीक से उत्तर देखें आप एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, सी जो है वो आपका यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है? मैंने आपको बताया सैयद अहमद खान ओरिजिनल है। ठीक है। तहजीबुल अखलाक एक्चुअली में ये 1857 पे इन्होंने पुस्तक लिखी थी। यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। एक प्रश्न आता है कि किसने 1857 का जो संग्राम है उस भारतीय भाषा में उसके बारे में लिखा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा है, तो उसका भी आंसर यही आएगा, तहजीब अखलाक और सर सैयद अहमद खान। भारत उसके पहले जो लिखा गया इंग्लिश में लिखा गया है, भारतीय भाषा में सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। ठीक है। तो इस तरीके से भी एक बार प्रश्न पूछा गया है। पत, पत्रकार के कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहला भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल घोष, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जल्दी से बताइए। चलिए चलिए देखते हैं कौन बताएगा। और मेरी नजर
घड़ी पे एक बार फिर जल्दी से। दोस्तों थोड़ा सा आवाज में आपको लग रहा होगा अंतर, क्योंकि मतलब तबीयत खराब है, ठीक ठाक तबीयत खराब है, ठीक है। बस आप लोगों ने सेवा ऐसी दे रखी है कि हाँ घर से कहीं निकलना नहीं होता है, तो आप लोगों की क्लास लेने में कोई समस्या नहीं है, लेटे हैं लेट के बैठ गए तो क्लास हो गई, है ना। हाँ, लेट जो पढ़ना है तो लेट के पढ़ लिया, तो ये बात समझिए बस। पढ़ना है तो लेट के पढ़ लिया, पढ़ाना है तो बैठ के पढ़ा दिया, बस। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिएगा। 5 4 3 2 1। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन था? तो ये बाल गंगाधर तिलक साहब हैं। आपने कहीं कहीं किताब में सूर्यनाथ बनर्जी भी पढ़ा होगा। हाँ, ये विवाद वाला प्रश्न है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये बाल गंगाधर तिलक का एज जो 1882 है, ठीक है, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो है वो 1883 है। तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। यहाँ बड़ी ऑथेंटिक बुक की मैं बात करता हूँ हमेशा। ऑथेंटिक बुक में भी कहीं कहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया हुआ है कि पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय, ऐसा करके लिखा हुआ है। ऑथेंटिक बुक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण है, वो मतलब उचित नहीं है। हाँ, ये बाल गंगाधर तिलक मेरे ख्याल से जुलाई 1882 का मामला है, और ये अप्रैल 83 का मामला है, तो इसमें कोई शक नहीं आपको रखना है। और मैं इसीलिए इस फैक्ट को हटा देता हूँ। चर्चा मैंने इसलिए कर दिया आपसे कि कहीं आपको ये लिखा मिल जाए किसी ऑथेंटिक बुक में तो आप सोचो अरे सर ने गलत बता दिया। नहीं भाई, सर ने गलत नहीं बताया, इसलिए मैंने दोनों ही चर्चा आपसे कर दी। ये एग्जाम में भी इस तरीके से एक्चुअली में एग्जाम में ही आया हुआ है तो ही मैं बता रहा हूँ, और आपके सामने आ जाए एग्जाम में तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई बनर्जी कहता रहे तो कहता रहे, आपको मतलब नहीं है। अगर विकल्प में बीजी तिलक है तो बीजी तिलक ही आंसर होगा। सुरेंद्र बनर्जी आंसर तब हो जाएगा जब विकल्प में बीजी तिलक ना हो। ध्यान दीजिएगा, विकल्प में यह हो ही ना तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आप आंसर देंगे, अन्यथा यहाँ पे उत्तर बाल गंगाधर तिलक ही होगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पे? चुआर विद्रोह पर, रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर, विष्णुपुर और वीरभूम के विद्रोह पर, या सन्यासी विद्रोह पर? किस पर यह आनंद मठ का जो कथानक है वो किस विद्रोह पर है, ये आपको बताना है। मेरी नजर एक बार फिर से घड़ी पर, एक बार फिर से घड़ी पर है, जरा जल्दी करेंगे। आनंद मठ का कथानक, जल्दी से। ये भी आपको अगर पता है तो फिर 1 मिनट से कम का भी आंसर है, नहीं पता है तो फिर परेशान होते रहो। 5 4 3 2 1। आंसर है सन्यासी विद्रोह। 1770 का है मामला ये, ठीक है, सन्यासी विद्रोह, ठीक। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? मतलब दिए तो बहुत सारे थे, पूरा कौन सा किया ये आपको बताना है। ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। बी, देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीयों एवं यूरेशियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब बहुत सारे वादों में से कौन सा वादा पूरा हुआ ये आपको बताना है, जल्दी से, जल्दी से। जल्दी से, थोड़ा सा समय ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको
सर पे जोर डालना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी नजर घड़ी पर है। जल्दी से, मतलब 1858 वाली वो घोषणा है ना, 1857 के विद्रोह के बाद हुई थी, जो इलाहाबाद में हुई थी 1 नवंबर 1858 को। वहां पर बहुत सारे वादे हुए थे, एक पूरा हुआ। कौन सा, मैं बताता हूँ अब अंतिम 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। रियासतों की हड़पने की नीति का इन्होंने कहा था समाप्त कर दी जाएगी, और ये वादा इन्होंने पूरा का पूरा पूरा किया, है ना, पूरा का पूरा पूरा किया। ठीक है। हाँ, एक आपको बोलना है जरा सा, यहाँ मैंने 1770 लिखा है, और कभी कभी क्या होता है आपकी किताब में 1776 लिखा मिलता है, तो आपको लगता है कि सर ने गलत पढ़ा दिया। सर ने गलत नहीं पढ़ाया, एक्चुअली में 1770 से 1806 तक ये चलता रहा छुटपुट रूप में। स्टार्टिंग कहीं कहीं 1770 लिखा मिलता है, कहीं कहीं 1776, पीक पॉइंट मान लीजिए कि यही मान लीजिए, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं समझेंगे सर ने गलत बता दिया, सर ने गलत नहीं बताया, ठीक है। तो आपकी किताब में कुछ कहीं और लिखा हो, कहीं और लिखा हो, तो आप ये निष्कर्ष निकाल लो, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, बचेंगे इससे। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? महबूब ए इलाही, बताइए कौन सा संत है जो महबूब ए इलाही के नाम से जाने जा रहे हैं? और मेरी नजर घड़ी पर, एक बार फिर जल्दी से, महबूब ए इलाही। 5, 4, 3, 2, 1। महबूब ए इलाही किसको कहा गया? निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है और अगली वर्ष 2024 या 2025 में भी आप एग्जाम देने की सोच रहे हैं, है ना, अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं, तो देखिए मेरी सलाह तो यही है कि आप अगर अंडर ग्रेजुएट हैं अभी, मतलब अभी आपकी उम्र 21 भले ना ही हुई हो, लेकिन आपको चाहिए इस ग्रेजुएशन काल में आप अपना बेसिक से एडवांस तक अपने को कंप्लीट कर लें। ठीक है, जैसे कि आपको बताऊं समय क्यों चाहिए होता है कि 2 ढाई साल 3 साल तो आपको लगने हैं, 2 से कम तो लगने ही नहीं है, लेकिन 2 साल 3 साल तो कम से कम लगने ही है। अब आपको चाहिए, ग्रेजुएशन तो चल ही रही है, साथ ही साथ ये तैयारी भी कर लेते हैं, उससे क्या होगा, आपका बहुत समय बच जाएगा। और आप सोचिए एट द एज ऑफ 22 23 अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो कितना लंबा सर्विस पीरियड आपको मिलेगा। हाँ, मतलब पूछिए नहीं आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी हैं ना, और आप ऐसा कोई सपना रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको 2 या 3 साल का एक जो भी प्लान है, अकेडमी के बहुत सारे ऑफर्स अब आते रहते हैं, ऑफर्स ना भी हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप मेरा जो कोड है NIR10, देखिए हर पीपीटी के आखिरी में ये लगा हुआ है, ये देखिए, ये NIR10 जो है, इस कोड को आप लगाएंगे ना, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कोई ऑफर अन अकेडमी का ना भी हो तो आपको फीस में छूट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो या अंडर ग्रेजुएट हो तो भी, अंडर ग्रेजुएट हो तो और अच्छी बात है, अभी मतलब समय है आपके पास, अपने आप को 3 साल जरूर दीजिए तैयारी के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप 6 से 12 तक का जो स्कूल टाइम होता है ना, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, तब आप इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इस पर ध्यान कहाँ देते हो? नहीं दे पाते हो। हाँ, तो और यहाँ पर यूपीएससी में तो इसी की ज्यादा वैल्यू है, तो इसलिए आपको बेसिक से एडवांस की तरफ जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लगता है। ठीक है, और कोई बात नहीं। और वैसे भी आपको बताएं कि जो साइंस साइड वाले होते हैं उनको टू द पॉइंट लिखने की थोड़ा सा आदत हो जाती है, और कला वर्ग में टू द पॉइंट नहीं लिख सकते आप, थोड़ा सा उसमें करना पड़ता है, भूमिका और मुख्य भाग और कंक्लूजन सब करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा आप, यहाँ पर थोड़ा सा लेखन आप बेसिक से एडवांस तक जाएंगे तो आपको पहली बात तो जानकारी, और फिर जानकारी को उत्तर के रूप में ढालना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, ये सब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो बस ज़्यादा कम शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर 21 के हो गए तो भी और नहीं हुए तो भी, आपको चाहिए
कि आप 2024 या 2025 का सपना रखते हैं तो निश्चित रूप से एडमिशन लीजिए। आपका कोई ऑफर है तो भी NIR 10 पर वो ऑफर मिल जाएगा, और कोई ऑफर ना भी हो तो भी इस कोड पर आपको फीस की छूट मिलेगी ही मिलेगी। जो फीस लिखी है उस पर आपको वो नहीं करनी है, ठीक है। अब वो पे नहीं करनी है आपको, ये कोड लगाइएगा, अपने आप कम हो जाएगी फीस। और जब आप 2 साल या 3 साल के लेते हैं तो आपके पास मतलब क्या अवसर होता है कि अपनी फीस के आप 24 टुकड़े करते हैं, अगर आप 2 साल के लिए कर लेते हैं तो, या 3 साल के लिए करते हैं तो अपने फीस के 36 टुकड़े आप कर सकते हैं। 0% इंटरेस्ट पे आपको EMI पे ये काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इस फोन नंबर पे कॉल लगाएंगे और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल देर मत कीजिए, आधा नवंबर बीत चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। मतलब जौनपुर नगर की स्थापना जो हुई है तो किसकी याद में हुई है? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर? किसके? और नजर मेरी फिर घड़ी पे है, और यहाँ ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि ये सीधे सीधे फैक्ट पे है। जल्दी से, बहुत जल्दी, जल्दी से। स्मृति पूछ रहा है तो मोहम्मद बिन तुगलक, और पूछेगा किसने किया तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने किया था अपने भाई जौना खां, इसका नाम जौना खां भी था, इसकी स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी, ठीक है। जौना खां नाम था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, जल्दी से बताइए, वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे। और यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, सीधे सीधे फैक्ट पे है। आंसर पता है तो पता है, नहीं पता तो बस। अपने संस्मरण किसने लिखे ये आपको मालूम होना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1। यह है फिरोज शाह तुगलक। फतूहात फिरोज शाही ने लिखी थी ना, याद है? अपने बारे में लिखा था ना। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का पहला, दूसरा, या खानवा का, या तालीकोटा का? दिमाग पे जोर डालिए और मुझे बताइए, मैं इंतजार में हूँ। देखिए, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में होता है, ये तो पता है आपको। दूसरा 1556 में होता है। खानवा का 1527 में होता है। तालीकोटा का होता है 1565 में, ठीक है। तो इस यहाँ पर विकल्प जो डी है वो सही उत्तर होगा। अब सवाल ये होता है, सर तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो एक तरफ विजयनगर था, विजयनगर वर्सेस जो गोलकुंडा है, बीजापुर है, अहमदनगर है और बीदर है। बरार नहीं था, बरार शामिल नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। तो आपसे पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन तालीकोटा के युद्ध में शामिल नहीं था, ऐसे भी करते प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा बरार शामिल नहीं था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता कौन थे? ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अष्ट दिग्गज कौन थे? जल्दी से, पता है तो पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ बहुत समय नहीं मिलने वाला है आपको, क्योंकि सीधे सीधे फैक्ट पे क्वेश्चन है। टाइम अप, ठीक है। अष्ट दिग्गज है 8 तेलुगु कवि, रखिएगा। 8 तेलुगु कवि, यहाँ सेनापति और परामर्शदाता पर दिमाग आपका जाएगा। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वर सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, और स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। जरा बताइए तो। बताइए तो। 5, 4, 3, 2,
वन। आप में से बहुत सारे लोगों ने तुरंत सोचा होगा अरे सर ने ये क्या पूछ रखा है, इसका तो आंसर ए ही है। बताना चाहूंगा ए आंसर नहीं है, सी आंसर है। ईश्वरी सत्ता में आस्था, ये ठीक है आपकी किताब छोटे में पढ़ रखा है, ईश्वर में विश्वास तो आस्तिक, ईश्वर में विश्वास तो नास्तिक, ये बात ठीक है, आपने पढ़ रखा है बात, लेकिन ये बात नहीं है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, देखिए आप देखिए पढ़ते हैं नास्तिकवादी दर्शन, याद कीजिए जरा सा, नास्तिकवादी दर्शन। नास्तिकवादी दर्शन में आप बहुत लोगों को देखेंगे कि ईश्वर को मान रहे हैं, वेदों को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा हिंदी की आप थोड़ा स्त्री पुस्तक को पढ़ेंगे ना, उसमें भी यही लिखा है, वेदों की प्रमाणिक, वेदों में जो आस्था रखते हैं वो आस्तिक हैं। ईश्वर में आस्था रखने से आस्तिक नास्तिक का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सामान्य अर्थों में हम ऐसा बोल देते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर इतना ही सामान्य बात होती तो यूपीएससी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता ना भाई ये भी तो समझना पड़ेगा ना आपको, इतनी बातें अगर सामान्य होती तो। ठीक है, तो ये वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ये आंसर है। ठीक है, सी। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, बताइएगा। जल्दी से, मेरी नजर एक बार फिर से घड़ी पर है और ये ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। 5 4 3 2 1। ये बाहुबली है भाई, बाहुबली। याद रखिएगा बाहुबली का नाम, क्योंकि आप पढ़ते हो ना भूमतेश्वर की मूर्ति और श्रवणबेल गोला वाला जो मूर्ति पढ़ते हो ना, वो यही है बाहुबली। महामस्ताभिषेक इन्हीं का है ना। शादवाद संबंधित है, मतलब जल्दी से बताइए, चारवाक से, जैन से, बौद्ध से, सांख्य से, जल्दी से। यहाँ पर भी आपको बहुत कम समय मिलने वाला है, मतलब पता है तो पता है वाला हाल होगा, यहाँ पर नहीं पता है तो फिर समझने का कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पर। शायद, जिसे आप शादवाद को क्या और कहते हैं, अनेकांतवाद, और क्या कहते हैं, सप्तभंगनीवाद। इसमें क्या होता है, शायद है, शायद नहीं है, शायद शायद, ये है जैन धर्म से शादवाद। ठीक है, जैन धर्म से। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जैक्टली सब पढ़ा रखा है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, जल्दी से बताइए, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, एग्जैक्टली पढ़ा रखा है मैंने, जल्दी से बताइए बस। मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, किससे सत्यमेव जयते लिखा है, मुंडको उपनिषद में। विकल्प डी उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं, उनके विशाल महल और मंदिर, वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब कूट को पढ़िए, लेकिन यहाँ पर आपको मैं पर्याप्त समय दूंगा, इसलिए मेरी नजर अब घड़ी पर है। आपको प्रूफ ठीक से 1 मिनट का पूरा पूरा समय मिलेगा, 1 डेढ़ मिनट का, इसको देखिए, है ना। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता सकता है इसका। जल्दी से, जल्दी से। 5 4 3 2 1। देखिए, ध्यान दीजिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ध्यान कीजिए, ये मंदिर का कोई साक्ष्य हम लोग हड़प्पा सभ्यता में मानते हैं क्या, जवाब है नहीं, हम तो नहीं मानते। मानते हैं क्या, नहीं। अच्छा, ये बात सही है कि देवी देवता दोनों की पूजा होती थी, ये बात तो सही है। तीसरे पे चलते हैं, तो मतलब यहाँ पर देखिए कैसे देखना आपको, मंदिर को हम लोग, मंदिर तो मानते ही नहीं है वहां पे, हम लोग मंदिर का कोई एविडेंस मिला ही नहीं है, तो एक एक जहां लिखा है वो तो गलत हो गया, ये इस पे तो विचार करना ही नहीं है अब। ठीक है,
अब या तो 2 नंबर सही है या तो कोई भी सही नहीं है। तो चलो 2 नंबर तो सही हो गया। अब आगे चलते हैं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते हैं। अरे घोड़ों का भी तो, घोड़ा तो हम ये लोग ये मानते हैं कि घोड़ा आर्य लोग लेकर के आए। यहाँ पर सुर कोतड़ा में जो आप एविडेंस मिल भी रहा है ना, तो उसको नहीं माना जाता। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं माना जाता है। घोड़ों द्वारा रथ का प्रयोग हम लोग मानते हैं कि आर्यों की देन है घोड़ा, तो है ना। तो 3 को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो बी है ये सही उत्तर होगा। ठीक है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइएगा। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? जल्दी से, बहुत जल्दी से। गुप्त 5 4 3 2 1। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी 319 ईस्वी में, है ना, जब वो गद्दी पर बैठा। ठीक। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है, और इसमें आप कुछ अगर अपने सुधारात्मक सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। आप अपना कोई सुधार हो तो, और साथ ही साथ कोई आपका और सलाह हो, उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं बिल्कुल बताइए। आप क्या चाहते हैं वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप में से लोग लोग जो भी 2024 या 2025 को टारगेट कर रहे हैं और अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। अगर आप 2024 के लिए जाना चाहते हैं तो भी अब आपको तो लग ही जाना है। हाँ, और 25 में देना चाहते हैं तो भी क्यों लग जाना है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 6 से 12 की जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं स्कूल डेज में, तो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, आप उस पर उतना ध्यान नहीं देते। तो ये आपको बेसिक से एडवांस की तरफ जाना होता है, तो समय लगता है। आप अपने आप को 2 से 3 साल तो आपको देना ही पड़ेगा अपने आप को। ठीक है। ऐसे में आपको बेहतर रहेगा कि अब आप एडमिशन ले ही लें तो बढ़िया है, बिना समय गंवाए। उसके बाद भी अगर आप 2 साल से कम तो लीजिएगा ही मत, मैं तो यही कह रहा हूँ। और उसका आपको लंबे समय तक लेते हैं तो एक फायदा और होता है कि आपकी जो भी फीस है उसके आप उतने ज्यादा टुकड़े कर पाते हैं। आपकी मान लीजिए फीस जो भी चाहे वो आप देख लीजिएगा आपके एडमिशन के समय क्या फीस है। तो पहली बात, जो लिखी है वो फीस नहीं देनी है। क्या करना है, आपको NIR10 ये कोड लगाना है, जो कि आपको हर पीपीटी के नीचे यहाँ पर ये लगा हुआ है। ठीक है। तो जो लिखा है वो नहीं देना पड़ेगा। तो एक तो भले वो बात है। दूसरा, अब जो भी अमाउंट आया है उसको आप 2 साल का लेते हैं तो 24 टुकड़े में कर सकते हैं, 3 का लेते हैं 36 टुकड़े में कर सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है। इस नंबर पे कॉल कीजिए और कन्वर्ट कराइए। ठीक है। इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।